हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला फिजिक्स का 14 जुलाई 2022 को, तो उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन कर रहे थे। और आज मैं ऑसिलेशन चैप्टर को लेकर आया हूँ, जो चैप्टर नंबर 14 है। और इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, और हो सके तो इस बार भी एग्ज़ाम में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, तभी आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसका डिटेल कुछ, कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए कि जब भी आप ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ें तब आपको कुछ की पॉइंट्स याद रहना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन आप जानते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन देखिए, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो वैसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपना पाथ को एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन में रिपीट करता है। ठीक है, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में वो चक्कर लगाता है। ठीक है, अपना पाथ को रिपीट करता है। तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल। अब हम लोग देखेंगे कि उसके बाद आपको जानना चाहिए कि ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है। जैसा कि चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, तो ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है। तो ऑस्किलेटरी मोशन भी एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन ही है, जिसमें क्या होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो अपना पाथ को तो रिपीट करता है, लेकिन वो एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो गति करता है। ठीक है, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो अपना पाथ को रिपीट करता है एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो जैसे हो जाएगा द स्विंगिंग मोशन ऑफ पेंडुलम का गति। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऑसिलेटरी मोशन को हम कहते हैं दोलन गति, और पीरियोडिक मोशन को कहते हैं आवर्त गति। ठीक है, तो आपने क्लास 9 में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। तो ये हो गया ऑस्किलेटरी मोशन, और इसका एग्जांपल भी हो गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट देखना चाहिए कि SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक प्रकार का ऑस्किलेटरी मोशन का टाइप है, तो जिसमें क्या होता है ना, एक कोई ऑब्जेक्ट रहता है, वो अपना पाथ को रिपीट करता है, वो भी एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द यानी टू एंड फ्रो ही गति करता है। ठीक है, तो लेकिन वो अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, एक रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर में एक्शन में वो गति करता है टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजीशन। और जो वो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके द्वारा तय किए गए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसका गति का अपोज करता है, इसीलिए यहाँ पर एफ डायरेक्ट बराबर आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है और माइनस लग जाता है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स इस तरह ये आपका आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर के क्या है, के एक स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट होता है, और के का वैल्यू आता है फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं और अब आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे मोबाइल स्क्रीन पर है कि ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, आपको इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दे दिया है जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि इसका जो इक्वेशन दिया है यानी d²x/dt² प्लस ये अल्फ़ा एक्स दिया है इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से ये प्लस अल्फ़ा एक्स को इधर ले आते हैं तो माइनस अल्फ़ा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस अल्फ़ा एक्स, तो आप जानते हैं कि जब भी हम यानी जब एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ रहता है। ठीक है, जब एक्स कुछ रहता है और जब हम भी निकालते हैं तो हम dx/dt करते हैं। ठीक है, और जब हम dv/dt करते हैं, ठीक है, तब मेरा यहाँ पर a का वैल्यू आता है, यानी a को हम डबल डिफ्रेंशिएशन करके निकालते हैं x को। ठीक है, x का डबल डिफ्रेंशिएशन करके हम a को निकालते हैं। तो इस तरह यहाँ पर देखिए d² x/dt² यानी यहाँ पर x का डबल डिफ्रेंशिएशन हुआ है,
विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये इसको हम ए लिख सकते हैं, एक्सलेशन लिख सकते हैं, और ए बराबर मेरा वैल्यू तब आ जाएगा माइनस अल्फ़ा ए आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब टाइम पीरियड हम निकालेंगे, तो टाइम पीरियड जो इसका होता है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एक्स बाय अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया है, अल्फ़ा का वैल्यू दे दिया है, अल्फ़ा एक्स दे दिया है, ठीक है। तो अल्फ़ा एक्स पुट कर दिए, तो एक्स से एक्स कैंसिल, और रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर 2 पाई 1 बाय रूट अंडर अल्फ़ा बचा। तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट अल्फ़ा। तो ये हो गया पहला का आंसर। तो इस तरह और भी क्वेश्चन आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, तभी आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो देखते हैं, और ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ एन एम्पलीट्यूड ए दिया है उसका, और टाइम पीरियड टी दे दिया है। व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर हाफ, यानी 1 से हाफ ट्रेवल करने में, ठीक है। पोजीशन आपको दे दिया, ठीक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। पोजीशन दे दिया है एक्स बराबर ए से एक्स बराबर हाफ तक, ए हाफ तक, ठीक है। तो आपको एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालने में बोल रहा है, टाइम पीरियड का वैल्यू निकालने में बोल रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम टेकन, व्हाट इज़ द टाइम टेकन, ठीक है, टाइम का वैल्यू आपको निकालने में बोल रहा है। तो इस तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो वो एक्स बराबर ए तक गया इनिशियल, फिर फाइनल गया एक्स बराबर ए बाई 2 से। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो कितना कवर किया, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम वाई मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स पोजीशन को माना, इसलिए हम एक्स नहीं मानेंगे, हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो वाई बराबर यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे, या फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस प्रकार मेरा हाफ आ जाता है, ठीक है। तो वो ए बाई 2 आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो SHM में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, हाँ ना। ये SHM में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, इसी तरह आपको एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है, SHM में, इन SHM में, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि y बराबर ए कॉस ओमेगा टी होता है। और यहाँ पर y का वैल्यू आपको दे दिया ए बाई 2 इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो कॉस ओमेगा टी इजिकल टू हो जाएगा 1/2, और कॉस ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी क्या है, एंगल है, ठीक है, एंगल है। तो कॉस, यहाँ पर कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को हम रेडियन में π/3 लिखते हैं, यानी कॉस π/3 इजिकल टू होता है कॉस, ठीक है। यहाँ पर और ओमेगा बराबर, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, आप पढ़े हैं 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई न्यू होता है। और 2 पाई न्यू क्या है, न्यू क्या है, न्यू एक फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड में जितना वेव या पर सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पर सेकंड में जितना ऑसिलेशन करता है। तो ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह में 2 पाई बाई टी लिखा है, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, और यहाँ पर टी क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और कुछ नहीं हुआ, तो टी बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 बाई टी, 3 दूनी 6 यानी टी बाई 6। तो ये आ गया इतना सेकंड। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हम लोग तीसरा क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और आपके लिए लाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसी का टाइपिकल है, जो आपके एग्जाम में दोबारा पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव वेव ऐसा वेव होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम का, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र होते हैं, यानी वे संचरित होते हैं टुवर्ड्स द प्रोपागेशन ऑफ वेव, ठीक है। जिधर वेव प्रोपागेट हो रहा है उधर पार्टिकल्स मोशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव, द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, आपको इक्वेशन दे दिया है उस प्रोग्रेसिव वेव का, यानी आपको वेव का इक्वेशन दे दिया y = 10 sin 2 पाई t माइनस 0.005x, ठीक है। यहाँ पर x और y जो है ना वो सेंटीमीटर में, यानी वो डिस्टेंस है, एंड t इन सेकंड में। और कैलकुलेट आपको करने बोल रहा है, आपको एम्पलीट्यूड निकालने बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालने बोल रहा है, वेवलेंथ निकालने बोल रहा है, और वेलोसिटी निकालने बोल रहा है ऑफ द वेव। आपको ये 4 चीज़ निकालने बोल रहा है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो हम लोग चारों चीज़ को एक एक करके निकालेंगे।
तो जो जो पहले गिवन में दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन में। तो गिवन में आपको एक इक्वेशन दे दिया वेव का, प्रोग्रेसिव वेव का, कि y बराबर 10 sin 2π t माइनस 0.005x। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, इसका ये जो इक्वेशन दिया है ना, इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है प्रोग्रेसिव वेव का। प्रोग्रेसिव वेव का, जिसको हार्मोनिक वेव भी बोल सकते हैं, तो हार्मोनिक वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y = a sin 2π स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ होता है। तो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, कंपैरिजन बोथ साइड, बोथ इक्वेशंस। तो एक कंपेयर करने से मेरा जितना जितना सवाल पूछा गया सबका आंसर निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालने बोल रहा है, आयाम। तो एम्पलीट्यूड का जगह में कौन है, 10 है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयाम है, ठीक है, लेंथ है तो 10 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या निकालने बोला है, तो देखते हैं। फिर आपको निकालने बोला है, आपको फिर न्यू यानी आपको फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, और 1/t का जगह में देखिए कौन है, कौन बैठा हुआ है उसमें देखिए। तो 1/t के जगह में देखिए, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/t के जगह में 1 बैठा हुआ है। तो कंपेयर कर देते हैं। तो 1/t के जगह में 1 बैठा है, यानी 1 हर्ट्ज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि आप वेवलेंथ निकाल कर दिखाइए। ठीक है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ के लैम्डा के जगह में कौन है देखिए, तो थोड़ा यहाँ पर लैम्डा के जगह में है, एक मिनट। तो यहाँ पर लैम्डा के जगह में कौन है उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कहाँ चल गया, एक मिनट। आपको फ्रीक्वेंसी निकल गया। ठीक है, आपका टाइम, यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड निकल गया। आपका लैम्डा यानी वेवलेंथ के जगह में कौन है, लैम्डा के जगह में देखिए, तो थोड़ा लैम्डा के जगह में यानी x/a के जगह में यहाँ पर लैम्डा के जगह में है आपका, यानी 1/λ के जगह में है 0.005। तो लैम्डा को निकालेंगे तो 1/λ का वैल्यू आपका दिया है 0.005। ठीक है, तो आप लैम्डा को निकालेंगे तो ये नीचे, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो तो ये हो जाएगा आपका 0.005। तो ये हो जाएगा आपका 1/0.005। तो यहाँ से पॉइंट हटाएगा, 3 0 आएगा, और 5 से इसको तो 200 आपका आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरा आपको, चौथा आपको निकालने बोल रहा है वेव वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है v = न्यू लैम्डा। तो न्यू का वैल्यू आपको अभी आप निकाले 1 हर्ट्ज, और लैम्डा का अभी निकाले है 200, तो 200 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको बोल रहा है कि स्प्रिंग, आपको स्प्रिंग दे दिया ऑफ फोर्स कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर इज माउंटेड हॉरिजॉन्टल टेबल, ए मास ऑफ 3 kg इज अटैच्ड टू द फ्री एंड end of the spring pulled sideways to a distance of 2.0 centimeter and released. What is the frequency of oscillation of the mass? आपको oscillation निकालने बोल रहा है, आपको उस oscillation का frequency निकालने बोल रहा है। दूसरा में आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालने बोल रहा है। तीसरा में आपको मैक्सिमम स्पीड निकालने बोल रहा है। तो 3 चीज़ आपको निकालने बोल रहा है। ठीक है, पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तीसरा मैक्सिमम स्पीड। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आखिर क्या दिया है, समझेंगे। एक स्प्रिंग है जिस पर फोर्स कांस्टेंट, देखिए अभी मैंने आपको ऊपर में पहले डिटेल में बताया था कि K बराबर होता है F बाई कितना, F बाई आता था, F बराबर X आया था। तो ये न्यूटन पर मीटर होता था। तो न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर 1200 न्यूटन पर मीटर आपको K का वैल्यू दे दिया, K का वैल्यू। ठीक है, आपको K का वैल्यू दे दिया। तो लिखेंगे गिवन में कि K का वैल्यू मेरा पास दिया हुआ है 1200 न्यूटन पर मीटर। आपको मास दे दिया, उस ऑब्जेक्ट का मास दे दिया आपको। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास दे दिया स्प्रिंग का। ठीक है, स्प्रिंग का मास दे दिया कितना, 3 kg। ठीक है, द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 1200 न्यूटन इज हॉरिजॉन्टल, ए मास ऑफ 3 kg। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास दे दिया 3 kg। हम लिख दिए हैं गिवन मास ऑब्जेक्ट का 3 kg। फिर क्या दिया है, तो उसको भी ये जो है ना, ये मास है 3 kg का। तो एक स्प्रिंग से इसको अटैच किया गया है। ठीक है, और इसको खींच के कहाँ तक लाया गया है,
एंड को, इसका एक एंड को खींचकर 2.0 सेंटीमीटर तक खींच के, यानी कितना खींच कर लाया, ये होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है, आया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड ए का वैल्यू दिया 2 सेंटीमीटर। तो सब लोग देखिए CGS में, सब लोग देखिए SI में है न्यूटन पर मीटर किलोग्राम, तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, SI में तो 2/100 मीटर, 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग जो निकालने बोला है, पहला फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, दूसरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तीसरा मैक्सिमम स्पीड निकालने बोला है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, ऊपर में अभी आपने दूसरा फार्मूला पढ़ा था, तो और यहाँ पर आप दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2π√k/m। ये तब होता है जब स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट में फ्रीक्वेंसी न्यू का वैल्यू होता है 1/2π√k/m। यहाँ पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये इसको सॉल्व कर दिएगा तो आपका आंसर आएगा 3.18, जो कि आप 3.2 अप्रॉक्सीमेट हर्ट्ज लिख सकते हैं। और दूसरा में आपको ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालने बोल रहा है, या क्या दिया है थोड़ा देखते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया, मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालने बोल रहा है ऑफ द मास, आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए एक्सेलरेशन का, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ω²A। तो सबसे पहले हमको ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो चलिए ओमेगा निकालते। ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी √k/m इसका फार्मूला होता है। तो √k/m, तो k फोर्स कांस्टेंट का 1200 न्यूटन दिया है, मास 3 kg, तो इस तरफ 20 आ जाता है, 400 का √20, तो 20 ओमेगा का जगह में 20 आ जाता है। तो यहाँ पर 20 पुट कर देते हैं, 20, तो और ए एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दिया था, तो 2 × 10⁻² मीटर में चेंज कर दिए थे। और इस तरफ मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8 मीटर/सेकंड² आया। ठीक है, तो दूसरा भी आपका निकल गया। और तीसरा आपको पूछ रहा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेव का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है। देखिए, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास, उस मास का मैक्सिमम स्पीड कितना है। तो मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होता है ω/A, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है ω²A, और मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होता है ω/A। ओमेगा ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू होता है, वहाँ पर दिया है आपका 20, अभी आप निकाले ओमेगा का वैल्यू 20। ठीक है, और ए का वैल्यू 2 × 10⁻², तो 40/100, तो 0.4 सेंटीमीटर/सेकंड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को कम से कम देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में भय ना लगे इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाए तो। ठीक है, तो देखते हैं फॉर ए ट्रेवलिंग हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आपको एक हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दे दिया। ठीक है, y = 2 cos 10t - 0.008x + 0.35, वेयर x और y सेंटीमीटर में, t इन सेकंड में है। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑस्किलेटरी मोशन एट 2 पॉइंट्स। आपको फेज डिफरेंस निकालने बोल रहा है ऑस्किलेटरी मोशन का। ठीक है, एट 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर दिया है, 2 पॉइंट सेपरेटेड है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक बार 4 सेंटीमीटर दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक बार 0.5 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में दिया है, एक बार दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/2 में दिया है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस एक बार 3 λ/4 में दिया है। तो हमको फेज डिफरेंस का वैल्यू निकालने बोल रहा है, फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस तो हम निकालते हैं, जिसमें गिवन इक्वेशन ऑफ हम हार्मोनिक मोशन लिख लेते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको कंपेयर करेंगे, और जो निकालने बोल रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है, फेज डिफरेंस। तो देखते हैं कि जो हार्मोनिक मोशन का हमको इक्वेशन दे दिया है, क्या दिया है, y = 2 cos 10t - 0.008x + 0.35। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, और स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका होता है y = 2 cos 2πt बाई T - 2πx बाई λ + 5 होता है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर इसके जगह में ये, इसके जगह में ये, इसके जगह में ये है। ठीक है, और 2 cos है। ठीक है, तो हमको फेज डिफरेंस निकालने बोल रहा है, तो फेज डिफरेंस ये वाला हुआ। ठीक है, तो फेज डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, तो निकालते हैं फेज डिफरेंस को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो इसके जगह पर है, सबसे पहले जो 2π/λ के जगह पर कौन है, 0.008 है, x तो x काट दिया। ठीक है, तो 2π/λ के जगह में 0.008 है, तो उसको हम लोग लिख देंगे, और यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, और लैम्डा का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो मेरा लैम्डा का वैल्यू आ जाता है, कितना आता है, देखिए लैम्डा का वैल्यू आता है आपका 1, यहाँ पर 2π/0.80 मीटर आता है। ठीक है,
ठीक है। इसको सेंटीमीटर में था तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर दिया, यहाँ पर सेंटीमीटर में आ रहा था तो मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। और मीटर में चेंज करने के बाद यहाँ पर मेरा आया फाइनली कि लैम्डा का वैल्यू आ गया 2π/0.80 मीटर। 0.8 आया, हम 0 अपने से लिख दिए मीटर। तो अब हम लोग फेज डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। जो हमको तीनों जो जितना कंडीशन दिया हुआ है, जितना कंडीशन हमको दिया हुआ है उसमें फेज डिफरेंस का वैल्यू निकालने बोला पर कंडीशन में। तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया। फेज डिफरेंस का वैल्यू हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस बराबर होता है कितना हुआ। फेज डिफरेंस बराबर हमने पढ़ा है कि फेज डिफरेंस जो होता है ना वो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस इक्वल होता है 2π/λ इंटू 2 पाथ डिफरेंस के। तो डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस, ठीक है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो पहला कंडीशन में जो आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे दिया यानी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को यहाँ पर डेल्टा एक्स के जगह में लिखेंगे। तो डेल्टा एक्स के जगह पर 4 सेंटीमीटर जैसे हम लोग लिखेंगे, 1 मिनट, डेल्टा एक्स के जगह में 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो 2π और लैम्डा क्या देखिए यहाँ पर फार्मूला में आपको है, फार्मूला में आपको बैठाना है 2π/λ। तो लैम्डा का वैल्यू हम अभी निकालें, कितना आया, लैम्डा का वैल्यू आया 2π/0.80 मीटर। तो इसको हम लैम्डा का वैल्यू निकाल यहाँ पर रख सकते हैं इस वैल्यू को। तो 2π ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 2π इंटू 0.80 ये ऊपर चल जाएगा, बटे में था 0.80 नीचे में था तो इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। और ऊपर भेज दिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट जो था उसको 4 और इस तरह सॉल्व किए तो मेरा 3.2 रेडियन आया, फाई है रेडियन में आया, ठीक है। एंगल है, फेज डिफरेंस एंगल है तो रेडियन में ही आएगा। फिर हम लोग दूसरा कंडीशन में निकालते हैं कितना, डेल्टा एक्स मेरा दिया है वो 0.5 मीटर। तो 0.5 डेल्टा एक्स के जगह में रख देते हैं। तो इस तरह में मेरा आता है 0.4 रेडियन फेज डिफरेंस का वैल्यू। फिर तीसरा कंडीशन में मेरा डेल्टा एक्स का वैल्यू दे दिया है π/2। तो डायरेक्ट हमको लैम्डा का वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ रहता है, हमको फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर इस तरह 2π मेरा लैम्डा का वैल्यू आया था 2π/0.80 आया था ना, 0.80 आया था। तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर इस तरह सॉल्व करके भी लिख सकते हैं 0.4 लैम्डा रेडियन, या फिर हमको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि लैम्डा का वैल्यू डायरेक्ट हम इस तरह पुट कर देते हैं। हमको लैम्डा का वैल्यू नहीं देंगे, छोड़ दीजिए, हम लैम्डा को यहाँ पर पुट कर दें ताकि मेरा लैम्डा कट जाएगा। तो इस तरह मेरा आ जाता है पाई रेडियन, ठीक है। फेज डिफरेंस यहाँ पर हम जो भी निकाल रहे हैं फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको फेज डिफरेंस निकालना अलग अलग कंडीशन पर, व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 λ/4। तो जब ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको जब इतना दिया है रहेगा 3 λ/4, तब हमको फेज डिफरेंस निकालना है। तो मेरा निकलेगा कितना, 3π/2 रेडियन। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट लिखने वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, कुछ राइटिंग वाला क्वेश्चन। तो आप थोड़ा इसको भी देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन दिया, कैन ए मोशन भी पीरियोडिक, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले ही आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैंने बता दिया था कि पीरियोडिक होता क्या है, ऑस्किलेटरी क्या होता है, एसएचएम क्या होता है। तो कैन ए मोशन भी पीरियोडिक और नॉट सिंपल हार्मोनिक, क्या कोई मोशन पीरियोडिक हो सकता है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ऐसा कोई संभव है ऐसा मोशन? यदि आपका आंसर सही है तो रीज़न बताइए एग्जाम्पल के साथ। यदि आपका आंसर गलत है, ठीक है, नो है, नॉट है, तो एक्सप्लेन कीजिए क्यों। तो मेरा आंसर है यस, ऐसा हो सकता है कि कोई मोशन पीरियोडिक है लेकिन वो एसएचएम नहीं है, यानी वो सिंपल हार्मोनिक में नहीं है। तो उसका एग्जांपल हो जाए जब हम एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम में कोई ऑब्जेक्ट वो अपना मेन पोजीशन के आगे पीछे एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स के एक्शन में वो आगे पीछे केवल गति करता है, तब उनका बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो एम्पलीट्यूड जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी स्मॉल होता है, यहाँ से यहाँ तक का काफ़ी स्मॉल होता है। यानी डेल्टा एक्स हम मान सकते हैं काफ़ी मतलब स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो हम उससे ज़्यादा डिस्टेंस वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम काफ़ी ऊंचाई से हम एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑन ए परफेक्टली इलास्टिक सरफेस, ठीक है, जब परफेक्टली इलास्टिक सरफेस द मोशन ऑफ
ऑस्किलेटरी बट नॉट, ये जो मोशन है वो ऑस्किलेटरी मोशन है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। एज रिस्टोरिंग फोर्स एफ जो है ना वो mg के इक्वल है और जो कि कांस्टेंट है, एंड एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है, ठीक है, जो कि -x नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका कहना है कि काफ़ी ऊंचाई से जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो जैसा कि ये ऑस्किलेटरी है, मोशन इज ऑस्किलेटरी, लेकिन यह सिंपल हार्मोनिक नहीं है। क्यों सिंपल हार्मोनिक नहीं है? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक होने का कुछ कंडीशन है, जैसे एफ बराबर mg कांस्टेंट होना चाहिए और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका डिस्प्लेसमेंट के होना चाहिए कि उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो कंडीशन है ये उसको फुलफिल नहीं करता, विच इज़ एसेंशियल कंडीशन फॉर SHM। तो इसीलिए ये जो ऊपर से हम बॉल को ड्रॉप किए तो ये आपका ऑस्किलेटरी यानी पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन ये SHM में नहीं है। SHM में हमको स्मॉल डिस्टेंस चाहिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई स्प्रिंग है तो इसको ज़्यादा हमको खींचना नहीं, ये इस पर कोई मास लगा दिया तो इसको हम एक बार खींच के इस तरह कर दिए तो ये इतना खींचा गया, ठीक है। तो ये इसका मेन पोजीशन हुआ। तो मान लेते ये इतना, तो ये काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस है, देखिए। और फिर मान लेते तीसरा कंडीशन में ये हो गया कि हम इसको कि ये मान लेते इस तरह था, ठीक है। तो हम मान लेते इसको इस तरह इतना कर दिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये जो मेन पोजीशन है तो यहाँ से इसका बीच का काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस, अब इसको खींच के पूरा लंबा नहीं कर देना, ठीक है। तो यही हुआ इसका SHM का कंडीशन होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव के बारे में बताया था, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, नहीं बताया तो फिर से मैं बता देता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है ना, जो पार्टिकल का जो मीडियम का पार्टिकल्स होता है ना, जो मीडियम का पार्टिकल्स होता है वो वाइब्रेट करता है टू द मोशन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। जो इधर वेव प्रोपागेशन करता है उसका वाइब्रेट करता है उसका अलॉन्ग, उसका डायरेक्शन के अलॉन्ग, यानी इस तरह जाता है, एक मिनट, इस तरह इसको हम कहते हैं सी, मतलब कंप्रेशन और विरलन। ये हो गया आपका रेयर फ्रैक्शन, फिर ये हो गया, फिर कंप्रेशन, ये फिर कंप्रेशन, फिर आपका रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, कंप्रेशन। तो इस तरह का जब वेव का संचरण होगा, ठीक है, यानी वाइब्रेट कर रहा है, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो इस तरह का वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसफर वेव्स क्या होता है कि ये ट्रांसफर वेव्स इस तरह का मोशन करता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप क्वेश्चन कह रहा है कि क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम प्रेशर वेव कह सकते हैं। तो देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रेशर वेव के प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल इन ए मीडियम एज सीरीज ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, जैसा कि अभी मैंने बताया, एंड दे ट्रेवल एज वेरिएशन इन प्रेशर। तो जिस तरह यहाँ पर वेरिएशन पैदा हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, फिर इधर थोड़ा कम प्रेशर था, फिर यहाँ ज़्यादा प्रेशर था, इस तरह प्रेशर में वेरिएशन है, ठीक है। तो इस तरह जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना वो प्रेशर में वेरिएशन को दिखाता है और ट्रेवल करता है, एंड हेंस आर कॉल्ड, इसको हम प्रेशर वेव भी कह सकते हैं कि कभी कम प्रेशर, कभी ज़्यादा प्रेशर, कभी कम प्रेशर। तो इस तरह हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर वेव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो डज द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, रिप्रेजेंट y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट ए पीरियोडिक और SHM, वो पीरियोडिक भी दिखा रहा है और SHM भी दिखा रहा है। तो व्हाट इज पीरियड ऑफ मोशन, आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो जो इक्वेशन दे दिया पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन में कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको हम ये हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हम वेलोसिटी पहले निकालें, ठीक है। अच्छा, इसको चेक करेंगे कि ये SHM में यदि उसका SHM, देखिए SHM का यदि वो कंडीशन में आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये SHM में है, ठीक है। तो हम लोग कुछ देखेंगे, जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट का यहाँ दिया तो हम वेलोसिटी का निकाल कर देंगे, हम एक्सीलरेशन का निकाल कर देंगे और कंपैरिजन करेंगे कि ये SHM का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या नहीं। तो देख रहे हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट दिया, हमको हम वेलोसिटी निकाल करते हैं, वेलोसिटी से हम मेरा आ रहा है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो मेरा 2 sin ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा आएगा, ठीक है। यानी देखिए जो पावर आता है वो आगे आ जाता है, जो पावर आता है वो आगे आ जाता है, ठीक है, जो पावर आता है वो आगे आ जाता है। तो 2 और साइन ओमेगा टी का हो जाएगा, जो पावर रहेगा वो आगे आ जाएगा और उसी को इस तरह लिख देंगे, और साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी होगा उसका ओमेगा होगा, ठीक है।
तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हम इस तरह कर दिए काफ़ी आसानी से। तो v इक्वल टू मेरा आ गया ओमेगा आ गया, और देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो हम लोग लिख देंगे ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब हम इसका एक्सीलरेशन निकालें तो एक्सीलरेशन इसको फिर से हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे वेलोसिटी को dv/dt। आपने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में, ठीक है, कि dv/dt करते थे उस समय क्लास 11 में। तो dv/dt यानी फिर से इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा ओमेगा को ओमेगा लिख दिए, और साइन 2 थीटा को कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा के जगह में 2 थीटा के जगह में 2 ओमेगा टी के जगह में 2 ओमेगा आ गया, टी कट जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि ए बराबर मेरा 2 ओमेगा 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 स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने आपको क्वेश्चन के बीच में हमने आपको बताया था एक्सीलरेशन बराबर, मैंने अभी बताया था आपको कि ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, माइनस यहाँ पर होता है ओमेगा स्क्वायर है, यानी जो ए है ना एक्सीलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर तो हम कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन में। तो यानी ये जो इक्वेशन है ना, ये जो समीकरण है, द एक्सीलरेशन इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट वाई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्स या वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। द गिवन फंक्शन इज़ नॉट इन एसएचएम, ये जो गिवन फंक्शन आपको दिया वो एसएचएम में नहीं है, इससे सिद्ध हो जाता है। इट रिप्रेजेंट ए पीरियोडिक, या भले या कोई पीरियोडिक मोशन में होगा, ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे दिया जिसका 2 ओमेगा। तो अब हम इसका जैसा कि आपको निकालने बोला व्हाट इज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई बटे में एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हम पुट कर देते 2 पाई, एंगुलर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, एंगुलर ये इस तरह होता है ना, ये बराबर होता है क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर होता है और कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का। तो यहाँ पर ओमेगा के जगह में कौन है 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा पुट कर दिए, तो 2 से 2 कट गया, तो पाई बाई ओमेगा इसका टाइम पीरियड आया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहा होगा, काफ़ी आसान है, आप एग्ज़ाम में आएगा तो बना सकते काफ़ी आसानी से। अब आपको एक क्वेश्चन लास्ट जो इस सीरीज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में आपको पहुंच चुका हूं। तो राइट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग कंडीशन ऑब्टेन इन एसएचएम, जिसमें आपको एक एसएचएम में जो आपको एक डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालना है, इक्वेशन लिखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको एक्स बराबर एक क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। ठीक है, आपको एक्स बराबर एक क्या लिखना है, एक इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन होगा ना वो एसएचएम में होगा, ये सब आपको दिखाना। तो आपको कुछ कंडीशन दे दिया, जैसे आपको दे दिया है गिवन में दे दिया कि आपको एम्पलीट्यूड यानी ए का वैल्यू दे दिया है, आपको फ्रीक्वेंसी आपको न्यू का वैल्यू दे दिया, आपको इनिशियल फेज आपको फाई का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, इनिशियल फेज आप जो भी मान रहे हो उसका वैल्यू दे दिया। तो जैसा कि हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है इन एसएचएम में, एग्जीक्यूटिंग इन एसएचएम, तो क्या होता है, ये होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इस तरह होता है। देखिए y इक्वल टू होता है ए होता है साइन होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चल नहीं रहा है। ठीक है, तो साइन होता है और ओमेगा टी होता है और प्लस फाई नॉट होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ए के जगह में आपको 0.01 मीटर दे दिया है, साइन के जगह में साइन ही रहने देंगे, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर आपने पढ़ा है कि 2 पाई न्यू होता है। तो न्यू का वैल्यू आपको दे दिया है 600 हर्ट्ज, तो यहाँ पर पुट कर दें तो 1200 पाई हो जाएगा, तो 1200 पाई। ठीक है, और टी का टी रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फाई का वैल्यू दे दिया पाई/6। तो इस तरह हम इसका इक्वेशन को काफ़ी आसानी से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इसका इक्वेशन होगा 0.01 साइन 1200 पाई टी प्लस पाई/6। ठीक है, तो यहाँ पर ये शायद मेरा क्वेश्चन आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसको लिख सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी ये इस चैनल का लिंक भेजिए ताकि हमको इस तरह का वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।